Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I am going to cover System Value Assertion Part 3 और ये शायद लास्ट लेक्चर होगा। इसके बाद मैं अलग सा सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा सिर्फ सिस्टम वैल्यू असर्शन के क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन के। तो आप बने रहे मेरे YouTube चैनल के साथ। तो आइए शुरू करते हैं। एप्लीकेशन ऑपरेटर ये बच गया था। इससे पहले मैंने दोनों पार्ट जो सेकंड पार्ट था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ये मैंने कवर कर चुका हूँ अभी तक। पार्ट वन पार्ट टू में असर्शन, इंट्रोडक्शन टू असर्शन, इमीडिएट एंड कंकरेंट, टू टाइप्स ऑफ असर्शन, different types of severity level, assertion coverage, difference between assertion coverage, immediate assertion की एक सिंपल सी एग्जांपल, concurrent assertion। ये स्टेप्स हैं चेक कर लिखने के assertion के, कैसे आप क्या स्टेप्स फॉलो करोगे। assertion का रीजन है, किसी रीजन में क्या वर्क करता है, तो सिस्टम वैल्यू रीजन। सीक्वेंस है, assertion में सीक्वेंस होते हैं, तो सीक्वेंस कैसे क्या वर्क करते हैं वो लिखा है मैंने, कवर कर लिया मैंने। ये पार्ट वन में ये सब कवर करा था। सीक्वेंस टाइमिंग रिलेशनशिप, ब्लॉक एसवीए, कनकरेंट सिस्टम वैल्यू असर्शन के एक एग्जांपल कवर किया था मैंने। और ये डिले ऑपरेटर डिफरेंट टाइप्स के थे वो मैंने कवर किया हुआ है। क्लाउड डिले ऑपरेटर, मल्टीपल थ्रेडिंग, कंजिक्यूटिव ऑपरेटर, रेंज ऑपरेटर, कंजिक्यूटिव रेंज, नॉन कंजिक्यूटिव, ये सब मैंने कवर किया हुआ है पार्ट टू में। गो टू ये मैंने टास्क दिया था लास्ट। तो यहाँ से मैं आगे कवर कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ ये पार्ट थ्री। तो इम्प्लीकेशन ऑपरेटर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो बता ही देता है मैंने पार्ट टू में। तो इस पर थोड़ा डिटेल में देखते हैं क्या होता है जो इम्प्लीकेशन ऑपरेटर। इम्प्लीकेशन ऑपरेटर की ये सिंबल है दो, एक होता है ओवरलैपिंग, एक होता है नॉन ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग, नॉन ओवरलैपिंग। तो इसमें होता क्या है, एक इसके लेफ्ट हैंड साइड में एक जो भी चीज़ लिखते हैं उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, और जो राइट साइड लिखते हैं उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। एंटीसेंट जब भी ट्रू होगा उसके बाद ही आरएचएस मतलब कॉन्सिक्वेंट की इवेल्युएशन स्टार्ट होगी, मतलब ये स्टार्ट होगी इसकी इवेल्युएटेड होनी। और ये सेम नॉन ओवरलैप के साथ भी एंटीसेंट अगर ट्रू है तब ये कॉन्सिक्वेंट होगी। ये बात है एंटीसेंट ट्रू। इसमें डिफरेंस ये है कि जब एंटीसीडेंट ट्रू होगा ना, ये ओवरलैपिंग का जिस साइकिल पे ट्रू होगा इस एज पे, इस पॉजिटिव एज पे, करंट एज पे, तो इसी एज से ए आर एच एस भी इवेल्युएटेड शुरू हो जाएगा, इवेल्यूशन इसकी भी स्टार्ट हो जाएगी इसी एज पे। बट इसके नॉन ओवरलैपिंग में क्या होगा, अगर इस एज पे हमारा एंटीसीडेंट ट्रू हुआ है इस एज पे, तो इस करंट एज पे मतलब इस क्लॉक एज पे ही इस क्लॉक एज पे, सेम क्लॉक एज पे कॉन्सिक्वेंट जो है वो इवेल्युएटेड स्टार्ट नहीं होगी। ये होगी नेक्स्ट क्लॉक एज पे या फिर इस क्लॉक एज के बाद कभी भी। ये कॉन्सिक्वेंट इस क्लॉक एज पे यहाँ से हमारी कॉन्सिक्वेंट चलेगी, इवेल्युएशन स्टार्ट होगी यहाँ से। ठीक है, तो ये मैंने कवर करा हुआ है इसका एग्जांपल पार्ट टू में। तो अब आते हैं पढ़ लेते हैं अभी क्या होता है। तो लिखा है मैंने एंटीसेंट कॉन्सिक्वेंट, ये बताई दिया मैंने। antecedent is true then consequent evolution starts immediately, मतलब सेम क्लॉक एज पे। if antecedent is false, अगर कभी भी ऐसा कंडीशन नहीं आया कि ये जो LHS है वो ट्रू हो, हमेशा फॉल्स ही हो रहा और कॉन्सिक्वेंट पास हो, तो इसको हम बोलते हैं बैकवर्ड पास। सीक्वेंस इवोल्यूशन इज कंसीडर्ड एज ट्रू, ये टोटल अगर ट्रू है पूरा, ठीक है, तो ये बैकवर्ड पास होगा। बैकवर्ड पास का मैं सेपरेट कवर करूँगा लेक्चर। तो ओवरलैपिंग के एग्जांपल हैं कैसे आप कहाँ पे यूज कर सकते हो। तो आप देखते हो प्रॉपर्टी के अंदर में जो मैंने यूज किया है ये सिंबल, यहाँ पे ओवरलैपिंग यूज हुआ है, मतलब ए ट्रू होगी तो उसी क्लॉक एज पे बी की वैल्यू भी ट्रू होनी चाहिए, मतलब ए हाई होनी चाहिए, उसी क्लॉक एज पे बी की वैल्यू हाई होनी चाहिए, तो सेम टाइम पे ये पास हो जाएगा। जैसे कि ये थोड़ी गड़बड़ हो रही है। ओके, तो ये मेरे क्लॉक एज है, क्लॉक है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे मान लो हाई हुई है, इस क्लॉक एज पे ए की वैल्यू हाई है ना यहाँ पे, तो इसी क्लॉक एज पे अगर बी की वैल्यू भी हाई है, यहाँ पे बी की वैल्यू हाई है, तो यहीं पे इसी क्लॉक एज पे यहाँ पे मैसेज आएगा आपका
पास, ये होता है ओवरलैपिंग में सेम क्लॉक। और नॉन ओवरलैपिंग होता है तो इस क्लॉक एज पे ए की वैल्यू आई हुई, मतलब असर्शन फायर यहाँ से हुआ है तो यहाँ पे फिनिश होगा ये। सेकंड क्लॉक एज पे बी की वैल्यू हाई होनी चाहिए, सेकंड क्लॉक एज पे नेक्स्ट क्लॉक एज पे प्लेइंग में हाई होनी चाहिए। तो ये थी ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग इम्प्लीकेशन ऑपरेटर बताई दिया मैंने, ये सब कुछ ये सिंबल है इसके। और नेक्स्ट क्लॉक साइकिल से इवोल्यूशन इसकी स्टार्ट होती है, और अगर एंटीसेंट अगर कभी भी ट्रू नहीं हुई है, मतलब ऐसा फॉल्स है, तो ये वैक्यूस पास होता है। और ये सिंटैक्स है, ये देख लो ऑपरेटर जो सिंबल है ये नॉन ओवरलैपिंग की। यहाँ मैंने प्रॉपर्टी को कॉल किया हुआ है, एस बी इम्प्लीकेशन सिंबल कैसे कैसे यूज कर रहे हो आप देख सकते हो। यहाँ मैंने ये ए ट्रू हुआ, उसके बाद 2 क्लॉक साइकिल के बाद बी की वैल्यू हाई होनी चाहिए, ठीक है ऐसे। और ये देख लो 2 सीक्वेंस में लिखा हुआ है, सीक्वेंस 1 में लिखा है ए और बी मस्ट बी ट्रू, बोथ आर ट्रू आफ्टर 1 क्लॉक साइकिल, सी इज ट्रू। और इसमें 2 क्लॉक साइकिल के बाद डी 0 होनी चाहिए, अगर 0 होगा तो ये ट्रू है। यहाँ पे प्रॉपर्टी सीक्वेंस 1 एंड सीक्वेंस 2 दो अलग अलग सीक्वेंस मैंने इसी में दोनों को ओवरलैपिंग ऑपरेटर की मदद से किया हुआ, स्टार्ट कर दिया मैंने। तो 2 अलग अलग सीक्वेंस स्टार्ट हुए। सीक्वेंस 1 जैसे कि यहाँ पे आया तो पॉजिटिव है सेम इस क्लॉक एज पे सीक्वेंस 1 में आया। सीक्वेंस 1 क्या बोल रहा है, ए और बी की वैल्यू हाई होनी चाहिए सेम एज पे। अगर यहाँ पे ए की वैल्यू हाई है और बी की वैल्यू हाई है तो ये स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे पहली सीक्वेंस स्टार्ट हो गई यहाँ पे। उसके बाद सीक्वेंस में उसके बाद एक क्लॉक साइकिल के बाद सी की वैल्यू हाई होनी चाहिए, मतलब इस क्लॉक एज पे यहाँ पे सी की वैल्यू हाई होनी चाहिए। सी है ए, ये बी और ये सी यहाँ पे हाई होगी तो ये बस सीक्वेंस 1 ठीक है। सीक्वेंस 1 हो गया कंप्लीट। उसके बाद इसी एज पे जब सीक्वेंस 1 इन्वोक हुआ ना तो सेम टाइम पे सीक्वेंस 2 आता है। सीक्वेंस 2 पे हमें 2 क्लॉक साइकिल के बाद इसके कंप्लीट होने के बाद कितना साइकिल लगे, 3 क्लॉक साइकिल, तो फोर्थ फोर्थ फिफ्थ 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 मतलब 2 क्लॉक साइकिल के बाद डी की वैल्यू अगर 0 है, डी है कहीं पे, और डी की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे असर्शन पास होगी। तो असर्शन फायर कहाँ पे हुआ था, जब भी ए और बी की वैल्यू 1 हुई थी, तो 2 अलग अलग सीक्वेंस समझ लिया होगा। आगे एग्जाम्पल है, इसका मैं रन करके देखता हूँ। एग्जाम्पल में मैंने क्या किया है, एक असर्शन लिखा है, क्लॉक जनरेट की है 5 10 है टाइम पीरियड की क्लॉक की, और फॉग जो है मैंने वैल्यू जनरेट करे रिक्वेस्ट और ग्रांट की। रिक्वेस्ट ग्रांट की डिफरेंट वैल्यू जनरेट करा हुआ है। उसके बाद मैंने यहाँ पे रिक्वेस्ट उसके 2 क्लॉक साइकिल के बाद ग्रांट की वैल्यू हाई होनी चाहिए, उसका प्रॉपर्टी असर्ट किया है और इसको प्रिंट किया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको कवर करता हूँ, ये था यहाँ पर, हाँ ये थी, तो मैं इसको रन करके देखता हूँ क्या है इसमें। सो कंट्रोल सी, मैं जीवीएम पे रन करता हूँ, वैसे तो जीवीएम पे देखता हूँ। मैंने एक टैब लिया हुआ है पहले से, तो मैं इसको कंट्रोल भी कर लिया। मैं इसको सेव करता हूँ, फाइल सेव एज example 3 3.sv, ये 3.sv से मैंने सेव करा। हाँ ये सेव हो गया। मैं इसको रन करने की कमांड है टर्मिनल query-log फाइल है 3.sv है, 3.sv रन हो रही है। देखते हैं क्या होता है, पहले कोड थोड़ा देखते हैं, उसका आउटपुट देखेंगे, ठीक है। फिर एक हो गया यहाँ से कोड में मैंने बोला हुआ है ये क्लॉक जनरेट हुई है 10 टाइम पीरियड की, ऐसे पहले समझ लेते हैं। फिर हमारा क्या आ रहा है, उसके बाद उधर क्या आ रहा है वो मैच करेंगे। थोड़ा सा वापस, ड्राइंग खराब है। ये हो गई क्लॉक। उसके बाद इनिशियली रिक्वेस्ट और ग्रांट की वैल्यू ये मैं आर ड्रॉ करूँगा, और ये
रिक्वेस्ट की वैल्यू इनिशियली 0 है, 5 पे 1 हो जाएगा। ये 5 सेकेंड है, यहाँ पे मान लो 5 है, 10, 15, 25, 35, 45, 55, ये क्लॉक एज है 65, इस तरह से होना है। हाँ, अब रिक्वेस्ट देखना क्या है। बहुत खराब है ड्राइंग। रिक्वेस्ट 8 पे ये 0 है और ब्रांड भी 0 है, ठीक है। रिक्वेस्ट हाई कहाँ पे हुआ? रिक्वेस्ट 28 पे। ये फॉक और ज्वाइन लगा हुआ है तो एक एडिटिव नहीं होते, तो डायरेक्टली देखो 28 पे रिक्वेस्ट हाई, 25 मतलब इसके बाद रिक्वेस्ट 0 0 0 इधर कहीं पे हाई हुआ है, ठीक है। और ग्रांट 0 है, ग्रांट अभी 0 है, रिक्वेस्ट हाई है 40, रिक्वेस्ट हाई है 48 पे भी हाई है, मतलब ये हाई बरकरार बरकरार है 45 48 तक, ठीक है। 88 पे 0 है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट मतलब यहाँ से गया ये हाई है, मान लो यहाँ पे 0 हो गया। ग्रांट पहली बार हाई का हो रहा, ग्रांट ग्रांट हो रहा 88 पे, मान लो थोड़ी देर के लिए ये 88 है, ठीक है 88 है। तो यहाँ से थोड़ा पहले, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट भी 0 है ना, 88 पे 0 है, ठीक है। और ये जो ग्रांट है ये 0 ही था, और ये 88 मतलब इस एज पे, ये जो एज है इस पे हाई हो रहा है, ठीक है उसका फिनिश। तो हमारा सेशन क्या बोलता है, अच्छा रिक्वेस्ट हाई होने के 2 क्लॉक एज के बाद ग्रांट हाई होनी चाहिए। रिक्वेस्ट हाई यहाँ पे हुआ 2 क्लॉक एज, एक दो क्लॉक एज के बाद, तो ग्रांट मेरा हाई नहीं हो रहा है, 2 क्लॉक एज के बाद कभी भी हो जा रहा है। तो अब देखते हैं हमारा क्या आउटपुट। तो देख लो हर एक क्लॉक एज पे मैंने इन्फो लगाया हुआ ना, इन्फो लगाया हुआ है ना, डिस्प्ले डॉट डिस्प्ले लगाया, तो डॉट डिस्प्ले में हर एक क्लॉक एज पे बताएगा क्या है। सो 5 पे क्लॉक एज आ रहा है, फर्स्ट क्लॉक एज, तो फेल 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 फेल, पास देख लो 95 पे हो रहा। ये ना इन्फॉर्मेशन जरूर 2 बार पास हो रहा है, ठीक है। तो मैं ना डॉलर इन्फो लगाता हूँ उसके ऊपर और फिर रन करता हूँ। ये पुरानी वाली है, यहाँ पर मैं सिर्फ डॉलर डिस्प्ले की जगह पे इन्फो लिख दो, आप देखिए कितनी इन्फॉर्मेटिव होगी। सो आसान डॉलर डिस्प्ले की जगह पे डॉलर यूज करा करो, बहुत बेनिफिशियल होती है। समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में बताओ क्या डाउट है, क्या प्रॉब्लम है, क्या इम्प्रूवमेंट करूँ मैं, और क्या कवर करूँ, कोई टॉपिक अलग से है तो। ये देखो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट इन्फो आ रही है,
इस पे देखते हैं पूरा। ये देखो, इन्फो 5 असर्शन फेल, स्टार्ट 5 पे स्टार्ट हुई थी, फेल 15 25 55 फेल, इधर तो फेल जा रहा था, आप देख रहे थे 65 जो एक 85 पास कहाँ पे आ रहा था, यहाँ पे आ रहा पास में, ये रही। इस पे ये बताएगा कि स्टार्टेड स्टार्टेड 95 असर्शन फेल एग्जाम्पल, ओके 95 स्टार्टेड एट 75, अच्छा जो 75 पे स्टार्ट हुआ था फायर हुआ था असर्शन, वो जाके 95 पे पास हुआ है। अच्छा ये पहले पास है, इसका ये स्टेटमेंट है, ठीक है, लाइन नंबर 32, ओके। उसके बाद एक और असर्शन वो होता साथ में, उसकी वैल्यू भी प्रिंट करा रही थी हमें, तो उससे पता चलता है क्या ना। तो एक जो असर्शन हुआ था 85 पे, वो 105 पे पास हुआ जी, दूसरा असर्शन। तो इसमें मैं ये बताना चाह रहा था मेनली कि आप देख सकते हो 105 पे 105 ये जो है 105, ये भी 105 है, सेम टाइम पे असर्शन पास भी हो रहा है और असर्शन फेल भी हो रहा है, ये फेल है ये पास है। ये देख लो, आप नोटिस करो कि ये 105 है, इस पे असर्शन फेल भी हो रहा है पास भी हो रहा है, ये तो दिक्कत है। एक सेम टाइम पे तो असर्शन पास और फेल नहीं होनी चाहिए ना, ये मेन प्रॉब्लम मैं समझाना चाह रहा था कि इसको कैसे दूर किया जाए। तो प्रीवियस एग्जाम्पल में भी यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि 105 पे फेल भी हो रहा है पास भी हो रहा है, तो एक प्रॉब्लम है ये असर्शन में। इसको सॉल्व करने के लिए एप्लीकेशन ऑपरेटर से देखते हैं सॉल्व करके होता है अगले एग्जाम्पल पर। ये सिंपल था ना। अच्छा स्टोर रिक्वेस्ट आई हुई तो उसके दो क्लॉक साइकिल लेवल ग्रांट है नीचे, मैंने ऐसा एग्जांपल लिया है जिसमें सेम टाइम पे पास भी हो रहा है फेल भी हो रहा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक और एग्जांपल लेंगे, आगे पीवीटी से कवर करते हैं। ये रही, हाँ ये एग्जांपल है वो वाली, तो जो पिछले एग्जांपल में प्रॉब्लम हुई थी उसको मैंने एप्लीकेशन ऑपरेटर से हटाने की कोशिश करिए, देखते हैं हटा या नहीं, आप खुद समझ जाओगे। बस इस एग्जांपल में आप खुद रन करके एक बार ऑब्जर्व करना कि क्या प्रॉब्लम हो रही थी। यार मैंने पिछला ही रन कर दिया, अच्छा पहले एग्जांपल थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, वो सेम ही है पिछला वाला, बस यहाँ पे मैंने ना एप्लीकेशन ऑपरेटर लगा दिया है ओवरलैपिंग वाला, ये देख लो, इससे क्या फर्क पड़ रहा है वो देखते हैं। अगर आउटपुट आ गई है, फेल फेल आ रहा, पहला जो बार बार आ रहा था ना फेल फेल, वो नहीं आ रहा, एक इन्फो 65 देख लो वो हट गया ना, वो फेल फेल फेल, ये पास भी नहीं हो रहा कभी, फेल ही आ रहा है। तो ये था एग्जांपल, एग्जांपल से खुद ही वेव फॉर्म बना के आप चेक करोगे ना तो समझ आ जाएगा पूरा कैसे क्या हो रहा है, उसको पूरी ऑब्जर्व करो। अच्छा पास फेल, ये पास कभी नहीं हो रहा है, इसमें ऐसी कंडीशन नहीं आ रही ना सेम टाइम पे, आप देख रहे होगा ना, इसका मतलब होता है रिक्वेस्ट हाई हुआ उसी क्लॉक एज से शुरू होकर के दो क्लॉक एज तक, मतलब बताता हूँ यहाँ पे, ये मान लो क्लॉक एज है, ठीक है, इस क्लॉक एज पे रिक्वेस्ट हाई हुआ तो इसी क्लॉक एज से काउंट होना शुरू हो जाएगा यहाँ से, इस और इसी क्लॉक एज से दो क्लॉक साइकिल के बाद, दो क्लॉक एज के बाद, मतलब ये पहली एज ये दूसरी एज, इस एज पे दूसरी एज पे, मतलब ये जो एज है दूसरी क्लॉक एज पे ग्रांट की वैल्यू हाई होनी चाहिए, पहली एज दूसरी एज, तो ये दूसरी क्लॉक एज पे यहाँ पे हाई होनी चाहिए, बट ऐसा कोई केस नहीं हुआ मिला, इसलिए फेल फेल आ रहा।
अगली एग्जांपल देखते हैं क्या है। एग्जांपल 4 एक और एग्जांपल है, इसमें कवर करा हुआ मैंने। इसमें क्या है देखते हैं। सेम ही है कुछ सर, हाँ इसमें कवर प्रॉपर्टी का यूज किया है। बताता हूँ आपको। G4.s we already have G4 5 E5 R 5 save E5.s इसको बता रहा हूँ डिफरेंस क्या है इसमें। डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो पहले था इस यहाँ पे चेंज आई है। यहाँ पे assert प्रॉपर्टी एज प्रॉपर्टी नॉर्मल असर्शन करा हुआ है, इसके साथ मैंने कवर लिखा हुआ। कवर प्रॉपर्टी में भी इस प्रॉपर्टी को करा हुआ है और इसमें पास, मतलब जो पिछली बार पास वाला छूट रहा था ना वो इसमें कवर हो जाएगा। देखते हैं इसको रन करके। एग्जाम्पल मैंने खुद से तैयार किए हुए हैं तो कुछ मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप खुद इस एग्जाम्पल को रन करोगे ना तो आ जाएगी समझ। ये देख लो, एक बारी पास हो रहा है 90 पे 2 बारी पास आ रहा। ये आ रहा उसकी वजह से, सर्च की वजह से, ये कवर की वजह से, मतलब ये सही आ रहा पास पास, मतलब ये कोई दिक्कत नहीं थी। तो असर्सन की वजह से आ रहा और कवर उसकी वजह से भी आ रहा। तो ये एग्जाम्पल समझाता हूँ। यही चीज़ हम कवर के थ्रू कर रहे हैं। असर्ट जो प्रॉपर्टी कर रहे थे ना यहाँ पे, ये इतना सेम चीज़ हम कवर के थ्रू कर रहे हैं। कवर कवर प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती है, कवरेज वाला कवर नहीं है और सर्सन में ही होती है कवर प्रॉपर्टी, बाइंडिंग प्रॉपर्टी जो है वो। तो इसमें क्या होता है ना, कवर प्रॉपर्टी में सिर्फ जब पास होता है ना तब पास वाला मैसेज देता है, फेल नहीं देता है। कवर प्रॉपर्टी जब भी असर्सन पास हो तो वो पास वाला मैसेज थ्रो करेगा। तो वहाँ पे 2 पास जो आ रहे थे वो एक इसके तरफ से आ रहा था असर्सन जो ऊपर लिखा है उसकी तरफ से, और एक दूसरा आ रहा था इसके इसकी वजह से। तो ये है, तो पिछले एग्जाम्पल में जो फेल फेल आ रहा था ना उसकी होगी सॉल्यूशन ये। एग्जाम्पल देख लो आप, नोट कर ले, खुद से राइट करो यार। मैं ऐसा नहीं कि मैं दे दूँ फिर कॉपी पेस्ट करो, कम से कम टाइप करो, थोड़ी सी मेहनत कर लो। ये सेम लिख के रन करो, इस पर थोड़ी बहुत चेंज करो। ये जो टाइम है ना इस टाइम पे थोड़ी बहुत चेंज करके अपना खेला खेलो, तब फिर मजा आएगा, खुद से सीखने का। तो और एग्जाम्पल नहीं है, अगली टॉपिक में कवर कर रहा हूँ। तो देखते हैं अगली टॉपिक। यार ये शुरू हो जाता बार बार। एग्जाम्पल रन करके देखना खुद ही आप, ठीक है। 3 एग्जाम्पल मैंने कवर किया, तीनों में थोड़ी और डिफरेंस है। एप्लीकेशन वजह से एक्सप्लोर करना जरूरत है। अब देखते हैं इसमें कुछ इनबिल्ट फंक्शन होते हैं सिस्टम वैल्यू असर्शन में। फंक्शन होते हैं, ये यूज क्या क्या है। तो ऐसी रीडिंग कर रहा हूँ मैं, लेकिन मैं इनको सिंटैक्स वगैरह सब कुछ लिखा, एग्जाम्पल कवर करे मैंने इसके। फंक्शन होते हैं डॉलर रोज, डॉलर फैल, डॉलर स्टेबल, डॉलर पास्ट, डॉलर काउंट वन, डॉलर वन हॉट, डॉलर वन हॉट जीरो और इज अननोन। मैंने एक साथ इकट्ठा लिख दिया टेबल पे, लेकिन मैंने आगे कवर करे हुए हैं इसको। डॉलर रोज क्या होता, मैंने पूछा था पार्ट 2 में। एक क्वेश्चन था डॉलर रोज और एट द रेट पॉसेज के बीच में डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। तो वो शायद आपने ढूंढा होगा, कुछ तो पता होगा थोड़ा बहुत आपको। तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ डॉलर रोज, उसके बाद आप डिसाइड करना डॉलर रोज और उसमें पॉसेज में क्या डिफरेंस है। तो डॉलर रोज क्या बोलता है, बूलियन एक्सप्रेशन, और सिग्नल नेम यहाँ पे लिख सकते हो
returns true if the least significant bit of the expression changed to 1, otherwise it returns false. Least significant is change to 1 और false. हाँ, तो डॉलर रोज क्या होता, ये पॉसेज मतलब किसी वैल्यू से 0 x और z, इस बेस से अगर इसकी वैल्यू 1 हो रही है मतलब हाई हो रही है, तो 0 x z से वैल्यू हाई हो रही है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा यहाँ पे, ठीक है, 0 x z से हाई हो रही है तो हाँ, बट ये सेम काम तो एट द रेट प्रोसेस भी करता है, बट इसमें डिफरेंस क्या है ना, मेन डिफरेंस वो अभी बता रहा हूँ। ये करता जैसे कि ये मान लो और एक क्लॉक एज है, ठीक है, ये रहा, मान लो मैंने डॉलर रोज ए लगाया हुआ है और ए की वैल्यू अभी 0 है, तो यहाँ पे 0 से 1 हो गई, ठीक है, और ये ऐसे ही गया ऐसे ही गया, फिर ये 0 हुआ, फिर ये 1 हुआ, तो ये रही, ये आपको इंटरव्यू में पूछ सकते हैं, इंटरव्यू में पूछते हैं कि एट द रेट पॉसेज और डॉलर रोज में क्या डिफरेंस है, तो ये है ए, और ये डॉलर रोज ए लिखा हुआ है ये, ठीक है, और एक ए है सेम ए एट द रेट पॉसेज के लिए भी है, ठीक है, तो पहले डॉलर रोज ए, डॉलर रोज के अंदर ए लिखा हुआ है, तो ये ट्रू रिटर्न कब कब करेगा तो चेक करते हैं, पॉसेज ब्लॉक इसकी इवेंट है, ये पॉजिटिव क्लॉक आई, इसकी वैल्यू 0 x z, तीनों वैल्यू बेस वैल्यू 0 और x और z, इन तीनों में से यहाँ से अगर 1 की ओर जाएगा ना, चेंज होगा जी इन तीन वैल्यू से 1 की ओर, तब वो ट्रू रिटर्न करेगा, तो ये क्या है 0 है, तो 0 से 1 हो गया यहाँ पे, तो ये ट्रू रिटर्न कर दिया, ठीक है, ये डॉलर रोज की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये 1 रिटर्न हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे भी आप बोलोगे कि इसकी वैल्यू 1 है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, बट ये ट्रू रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि इसकी जो वैल्यू है चेंज नहीं हो रही है, इसकी वैल्यू सेम है, 1 से ही 1 पे जा रही है, तो ऐसा तो मैंने कहा था इसकी वैल्यू हर एक ईच पॉजिटिव एज पे 0 x z से 1 जानी चाहिए, इधर 0 x और z होनी चाहिए प्रीवियस क्लॉक एज पे इसकी वैल्यू, और 1 पे जानी चाहिए, अगर ये फिक्स है तो यहाँ पे ये ट्रू रिटर्न नहीं करेगा, यहाँ पे रिटर्न करेगा फॉल्स। आगे देखते हैं, इसकी थोड़ी देर की वैल्यू हो गई थी यहाँ पे 0, फिर 0 से 1 चेंज हुई है ये, तो यहाँ पे भी ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है, और यही काम अगर हम एट द रेट प्रोसेस से करते तो प्रोसेस में क्या होता, सिर्फ ए की वैल्यू उस एज पे, इस करंट एज पे ए की वैल्यू हाई होनी चाहिए, तब वो ट्रू रिटर्न करता है एट द रेट प्रोसेस, ये है हाई, यहाँ पे 1 है वैल्यू तो ट्रू रिटर्न करेगा, ये पॉसेज अब क्लॉक है, यहाँ पे ए की वैल्यू हाई है, एट द रेट पॉसेज ए लिखेंगे तो ये वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा यहाँ पे भी, लेकिन रोज के केस में इस वाले ये है, इस वाले केस में डॉलर रोज ए फेल होगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, और एट द रेट पॉसेज ए जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा, तो आप समझ गए होंगे। Sequence error checks that the signal A transition to a value of 1 on every positive edge of the clock. If the transition does not occur, the assertion will fail. Okay. तो ये इसका मतलब था डॉलर फैल उसका जस्ट अपोजिट है, मतलब 1 x और z से इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, 1 x और z से इसकी वैल्यू 0 को आना चाहिए तभी ट्रू रिटर्न करे, और LSB चेंज हो तो रिटर्न फॉल्स, तो ये डॉलर फॉल ए, तो ये समझ गया होगा 1 x z से इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो ये आ जाएगी, और नेगेटिव नेगेज नेगेज जो होता है एट द रेट नेगेज, उसमें 0 डिटेक्ट कर लेगा तो वो नेगेज मतलब वो ट्रू रिटर्न करेगा, तो डॉलर रोज फेल एट द रेट पॉसेज एट द रेट नेगेज में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। A transition to a value 0 on every positive edge of the clock. If the transition does not occur, the assertion will fail. तो ये था डिफरेंस। आगे आते हैं डॉलर स्टेबल। डॉलर स्टेबल क्या होता है? सिंटैक्स है डॉलर स्टेबल, सीधा एक्सप्रेशन लिखते हो, returns true if the value of the expression did not change, otherwise it return false. ट्रू रिटर्न करता है जब इसकी वैल्यू चेंज ना हुई हो,
कहाँ से चेंज नहीं हुआ, चेक द सिग्नल इज स्टेबल ऑन एवरी पॉजिटिव एज ऑफ द क्लॉक, देयर इज एनी ट्रांजिशन अकर द सिस्टम विल फेल। मतलब ये जैसे हर एक पॉजिटिव क्लॉक है, ये क्लॉक है, तो स्टेबल मीन्स कांस्टेंट, मतलब ए की वैल्यू इस एज से लेकर के जहाँ तक हो, यहाँ तक मान लो यहाँ पे चेंज हुआ तो यहीं पे ये फॉल्स रिटर्न करेगा, और इनमें चेंज नहीं हुआ ना प्रीवियस क्लॉक एज से यहाँ तक, तो कोई वैल्यू चेंज नहीं हुई है, तो ये सब में ट्रू रिटर्न करेगा बस। ये स्टेबल है और ये सिंटैक्स आप देख रहे हो सामने, सीक्वेंस है स्टेबल डॉलर स्टेबल ए, मतलब ए की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए प्रीवियस क्लॉक एज से, तो डॉलर स्टेबल। डॉलर पास्ट के सिंटैक्स देखो आप, दो आर्गुमेंट होते हैं इसमें, सिग्नल नेम या सिग्नल नेम ए बी सी कुछ भी दे सकते हो, और नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स। ये पास्ट बताता है कि ये सिग्नल नेम मान लो ए है और यहाँ पे आपने लिखा 2, तो ये बताएगा करंट एज, मतलब अभी इस एज पे है तो पिछला, पीछे का दो दो एज पीछे ए की वैल्यू क्या थी, वो ये रिटर्न करेगा। ठीक है, ये प्रोवाइड्स द वैल्यू ऑफ द सिग्नल्स फ्रॉम द प्रीवियस क्लॉक साइकिल, मतलब इसी ए की दो क्लॉक साइकिल पीछे वैल्यू क्या थी, तो आप कंपेयर वगैरह करने के लिए या फिर कहीं यूज कर सकते हो, तो ये सब चीज़ें आपको जो कंस्ट्रक्ट है ये सब चीज़ें आपको ध्यान में अरेंजेबल ऐसा भी कुछ होता है। तो below probability check that in given positive clock edge if the b is high then two clock cycle before that a was high। ये बोलता है पॉसिबल अगर b अभी हाई है, अगर v की वैल्यू अभी करंट साइकिल पे हाई है तो दो क्लॉक साइकिल पीछे a की वैल्यू हाई होनी चाहिए, अगर ऐसा है तो ये प्रॉपर्टी पास हो जाएगी। मतलब अभी मान लो b की वैल्यू यहाँ पे हाई हुई तो दो क्लॉक साइकिल पीछे, एक एज और एक और एज पीछे, इस एज पे ए की वैल्यू हाई होनी चाहिए, अगर हाई है तो यस, तो ये प्रॉपर्टी पास हो जाएगी। तो पास्ट भी कितनी यूजफुल है, पास्ट टेबल डॉलर रोज डॉलर फेल, तो आप ध्यान में रखना ये सब चीज़ें। और भी है, ये वन हॉट है, वन हॉट और इसके अंदर एक्सप्रेशन ए बी कुछ भी लिख सकते हो। तो ये क्या रिटर्न करता है, चेक दैट द ओनली वन बीट ऑफ द एक्सप्रेशन कैन बी हाई ऑन एनी गिवन क्लॉक एज। मान लो ये इसके अंदर जो एक्सप्रेशन है ए नाम का, इसमें 7 बिट के हैं, 7 बिट के हैं, तो आप लिखते हो ना 1010 ऐसे, ठीक है ऐसे, तो इनमें होना चाहिए ना हर एक क्लॉक एज पे इन 7 बिट में 1 2 3 4 5 कितने बिट हैं, 6 है, चलो इन 7 बिट में जो एक टाइम पे ईच एज पे एक वन होनी चाहिए, चेक दैट ओनली वन बीट ऑफ द एक्सप्रेशन कैन बी हाई, एक बीट सिर्फ हाई होनी चाहिए तभी ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा, तो इसको वन हॉट बोलते हैं, एक बीट हाई है एक एज पे। वन हॉट जीरो, चेक ओनली वन बीट ऑफ द एक्सप्रेशन कैन बी हाई और नन ऑफ द बीट्स कैन बी हाई, ओनली वन बीट ऑफ द एक्सप्रेशन कैन बी हाई और नन ऑफ द बीट्स कैन बी हाई ऑन एनी क्लॉक एज, मतलब सारे जीरो होना चाहिए या फिर वन बीट हाई होना चाहिए। वन हॉट जीरो इज अननोन, चेक इफ एनी बीट ऑफ एक्स और जेड, इज अननोन क्या होता है, इज अननोन, ए इसके अंदर ए लिख दो, ए 4 बिट का है, 4 बिट में अगर एक भी बिट एक्स या जेड है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। काउंट वंस एक्सप्रेशन, काउंट द नंबर ऑफ बिट्स दैट आर हाई इन वेक्टर, जैसे ए 7 बिट का वेक्टर है, 7 बिट का है, 7 बिट में कितने बिट हाई है तो वो काउंट करके रिटर्न करेगा वो कितने हाई है। सो तो ये सिंटैक्स है पहला आपका 1 2 3 4 है, 65 प्रॉपर्टी, वन हॉट स्टेट, वन हॉट जीरो स्टेट, इज अननोन, बस एक बस है 32 बिट की, तो उसमें कितने अननोन वैल्यू है एक्स और जेड कितने हैं कितने बिट में, तो वो रिटर्न करेगा। काउंट बस ग्रेटर देन वन, मतलब ये कितने वन है उसमें वो काउंट करके बताएगा ये। सो चेक दैट द वेक्टर स्टेट इज वन हॉट जीरो हॉट एक्स जेड, तो बस इतना ही था मेरी तरफ से सिस्टम वैल्यू असर्शन में। अब मैं क्वेश्चन कवर करूंगा सिस्टम वैल्यू असर्शन के, अगर क्वेश्चंस मैं देखूंगा प्रैक्टिस क्वेश्चन और कुछ सेपरेट एग्जांपल और एक दो टॉपिक अगर कोई छूट गया हो, कोई टॉपिक आप सेपरेट कवर करवाना चाहते हो असर्शन से, फिर रिवाइज करवाना चाहते हो विथ एग्जांपल, तो आप कमेंट करके बताओ मैं क्या करूँ, कैसे क्या एग्जांपल लिखूँ, कोई एग्जांपल मैं अच्छे से कवर करना चाहता हूँ तो वही मैं करूँगा। आप मुझे मेल कर सकते हो, मेरी ईमेल आईडी भी मेंशन होती है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और कांटेक्ट कर सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगा कि एज सुन एज आपको रिप्लाई करूँ और आपके जो क्वेरी है उनको सॉल्व करूँ।
अगले जो वीडियो लेक्चर मैं करने वाला हूँ उसमें सिस्टम एलोकेशन के कंप्लीट क्वेश्चन होंगे, सिर्फ वो करूँगा मैं। इंटरव्यू क्वेश्चन भी होंगे एसेसन में, रियल इंटरव्यू क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, गाइडेंस में सिनॉप्सिस है, टू जीप है, इन सब में मेंटर ग्राफिक्स भी है मेरे फ्रेंड एक, तो उनमें क्या क्वेश्चन उनसे पूछा गया था, सर से पूछा गया था या भी नहीं पूछा गया था, तो वो कवर करूँगा। अच्छा, एक डिसेबल इफ रह गया है, ये कवर करता हूँ मैं। सॉरी, डिसेबल इफ क्या होता, इसको पढ़ते हैं डिसेबल इफ एंड ओनली इफ। ऐसा कंडीशन है, वी वांट टू प्रोसीड विद द चेक इफ सम कंडीशन इज ट्रू, दिस कैन बी अचीव बाय यूजिंग डिसेबल इफ एंड ओनली सम कंडीशन ट्रू। ये सिंटैक्स है। डिसेबल इफ एंड ओनली इफ रीसेट इज हाई, अगर रीसेट हाई है, सिर्फ रीसेट हाई तभी ये आगे प्रोसीड करो, अगर हाई है तो रीसेट करो, अगर रीसेट की वैल्यू हाई है तभी तो रीसेट करना चाहेंगे, तो ये रीसेट करो। हाई भी तो ए की वैल्यू हाई होनी चाहिए, और अब मान लो ए बी और रीसेट कंडीशन भी ये अचीव करना चाहते हो, जब मेरा सिस्टम रीसेट हो तो ये चीज़ अचीव हो, तो रीसेट कंडीशन में, रीसेट मतलब इनिशियल में ये होनी चाहिए कंडीशन ट्रू, तो अगर है तो ये ट्रू हो जाएगी, तो यही है डिसेबल इफ एंड ओनली इफ रीसेट इज हाई, तो ये कंडीशन अगर मैच कर गया तो ये पास हो जाएगा प्रॉपर्टी। बस यही था डिसेबल। अगर कोई टॉपिक रह गया हो तो मैं कवर कर दूंगा, और नहीं तो आप कमेंट करके बता सकते हो। इसके लिए थैंक यू। और सर बस इतना ही था मेरी तरफ से, 3 पार्ट में मैंने कवर किए हैं, पार्ट 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट था तो उसे ज़्यादा प्रिपेयर करो। तो इसके लिए थैंक यू सो मच। शेयर करो वीडियो, या सब्सक्राइब भी कर देना अगर अच्छा लगे तो। ओके बाय, टेक केयर।